जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिविल सर्विसेज के जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसमें जानेंगे कि वो चर्चा में क्यों है और उसके अन्य विवरण को जानेंगे। तो सिविल सर्विस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है टू द पॉइंट रूप में जो है यह पूरा वीडियो कवर कराया जाएगा। तो यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ सकते हैं। और यदि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें जो है हम एक विशेष टॉपिक को जो है उसे सिलेबस से जोड़ते हुए, यानी कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसे कवर कराएंगे। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, टॉपिक के बारे में जानेंगे, यह जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। और इसमें जो विषय है, यह विषय है जीएस पेपर 2 में जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये जो है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि संघ और राज्य के जो है क्रियाएं और उत्तरदायित्व के बारे में इस टॉपिक से जो है यह रिलेटेड, यह प्रमुख टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स प्रारूप आदर्श अस्थाई आदेश। प्रारूप आदर्श अस्थाई आदेश। तो चलिए अब आगे जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। इस आदेश यह जो प्रारूप आदर्श अस्थाई आदेश है, इसका महात्म क्या है, महत्व क्या है, उसके बाद इसके लिए आगे की राह क्या है। इन 3 बिंदुओं के माध्यम से जो है हम लोग जानते हैं ये टॉपिक को, जो कि हमारे यूपीएससी सिलेबस के जो है जीएस पेपर 2 से संबंध रखता है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। यह चर्चा में क्यों है तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने विनिर्माण, खनन और एवं सेवा क्षेत्र के लिए, ये 3 क्षेत्र है, विनिर्माण, खनन और सेवा क्षेत्र के लिए जो है प्रारूप आदर्श अस्थायी आदेश यानी कि ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो है निर्गत किए। किसने किया तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है मित्रों, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पीटी में बनते हैं। उसके बाद ये जो है विनिर्माण, खनन एवं सेवा क्षेत्र के लिए प्रारूप आदर्श अस्थायी आदेश को जो है निर्गत किया है। अस्थायी आदेश की बात करें तो अस्थायी आदेश जो है फ्रेंड्स, ये अस्थायी आदेश औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए, ये स्पेशली किसके लिए आते हैं, ये श्रमिकों के लिए आते हैं। तो वैसे श्रमिक जो औद्योगिक प्रतिष्ठान में जो है काम कर रहे हैं, उनके आचरण के नियमों का जो है इसमें उल्लेख रहता है ड्राफ्ट मॉडलिंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स में। ज्ञातव्य है कि सेवा क्षेत्र के लिए पृथक प्रारूप आदेश पहली बार जो है तैयार किए गए हैं। औद्योगिक संबंध संहिता यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 सेवा शर्तों और कर्मचारियों के आचरण के लिए जो है मानक निर्धारित करने हेतु केंद्र सरकार को सशक्त बनाती है। ये औद्योगिक संबंध संहिता यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020। अब जानते हैं कि ये आदेश का महत्व क्या है, यानी कि ये इस आदेश का महात्म क्या है। तो ये आदेश ऐसे सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे जो कि वैसे सभी प्रतिष्ठान जिसमें जो है 300 या 300 से अधिक श्रमिकों को जो है रोजगार प्रदान करते हैं। और पहले जो है यह लिमिट की बात करें, श्रमिकों की लिमिट की, कारखानों में श्रमिकों की लिमिट यह 100 था, लेकिन अब जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के तहत जो है यह 300 या अधिक श्रमकारों को काम देने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान पर यह लागू होंगे। उसके बाद बात करें तो उपजीविका जन सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के तहत जो है ये सभी बातें जो है शामिल है। घर से कार्य यानी कि वर्क फ्रॉम होम, ये अवधारणा जो है काफ़ी तेज़ी से विकसित हुई है कि वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से कार्य की अवधारणा को जो है औपचारिक रूप यानी कि अब जो है ऑफिशियल रूप जो है इसको दे दिया गया है। और कोई कर्मचारी नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय के लिए जो है घर से काम यानी कि वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। यानी कि कोई भी कर्मचारी हो जो कि नियोक्ता यानी कि जिन्होंने उसे नियुक्त किया है
जिस प्रतिष्ठान में वो काम कर रहे हैं तो उसके द्वारा निर्धारित जो है समयावधि के लिए समय के अनुसार जो है वो वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से कार्य कर सकता है। उसके बाद बात करें तो श्रमिकों को अस्थायी यानी कि परमानेंट, अस्थायी यानी कि टेम्प्रोरी और प्रशिक्षु यानी अप्रेंटिस और परिवीक्षाधीन यानी कि प्रोबेशनर्स और बदली और नियतकालिक रोजगार यानी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इतने जो है रूप में श्रमिक को कैटेगराइज किया गया है। एक परमानेंट, फिर उसके बाद अस्थायी, उसके बाद अप्रेंटिस 3, परिवीक्षाधीन यानी कि प्रोबेशनर्स 4, उसके बाद बदली यानी 5 और नियतकालिक रोजगार यानी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इतने जो है कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है। ये श्रमिकों को इस नियम के तहत कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद विदित हो कि बदली से जो है, यह जो बदली शब्द है यहाँ बदली से यहाँ तात्पर्य किसी अस्थायी कामगार अथवा परीक्षाधीन परिवीक्षाधीन के अस्थायी रूप से अनुपस्थित होने के कारण संबंधित पद पर नियुक्त कामगार से है। यानी कि बदली का मतलब है कि जो पद माने खाली है और उस पर जो है जो परिवीक्षाधीन है उसके रहने के कारण जो है उसके पद पर जो आदमी आएगा तो उसके लिए जो है इस बदली शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बात करें तो कदाचार के तहत कृत्यों के विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित किया गया है। विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित किया गया है किसके तहत? कदाचार के तहत। और उसके बाद इसके लिए एक कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इन कार्रवाइयों में ड्यूटी के दौरान जो है सो जाना, नियमित रूप से उपस्थिति में विलंब और बिना छुट्टी के आदतन जो है अनुपस्थित, ये सब जो है कदाचार के तहत जो है जो कदाचार के तहत कृत्य में शामिल है। यानी कि व्यवहार जो है इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यवहार जो है कि बिना जो है ड्यूटी में जो है ड्यूटी कर रहा है उसी में सो गया, तो ये सब जो है कदाचार कृत्य में शामिल होंगे। उसके बाद लगातार विलंबे से जा रहा है, लेटे से पहुंच रहा है कंपनी में, तो ये भी जो होगा। उसके बाद बिना छुट्टी के जो है बराबर अनुपस्थित रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है, तो ये सब जो है कदाचार के कार्य में शामिल होगा। उसके बाद जो है किसी कर्मचारी के 12 माह में जो है 3 या अधिक बार किसी कदाचार का दोषी पाए जाने को अनुशासनहीनता के संबंध में आदि यानी कि हैबिचुअल रूप में जो है इस नियम में परिभाषित किया गया है कि कोई भी कर्मचारी 12 माह में यानी कि पूरा 1 साल में अगर 3 महीना या उससे ज़्यादा जो है जो कदाचार ऊपर परिभाषित किए गए हैं उसमें से किस कदाचार में अगर संलिप्त रहते हैं तो उसके दोषी पाए जाने पर जो है उसको जो है हैबिचुअल यानी कि आदि के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके बाद आगे की राह पर बात करें तो आगे की राह में है कि नए आदेश जो है ये बढ़ते कार्यबल को पूरा करने और उनकी बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले रोजगार पैदा करने की गति बढ़ाने तथा कृषि से श्रम के प्रवास को दूर करने में मदद करेगा। इस तरह भारत पूरी तरह से जो है अपने निहित श्रम और कौशल लागत को बनाने में सक्षम हो सकता है और विशेष रूप से कोविड-19 के बाद तेजी से आर्थिक सुधार जो है कर सकता है। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक जो है फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ब्रिंग्स डाउन ट्रांसफैट लेवल यानी कि TFA ट्रांसफैट लेवल इन फूड 3% to 5%, यानी कि 5% जो है 5% से घटाकर जो है अब उसको 3% कर दिया है। किसने? FSSAI ने, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये भोजन में जो है ट्रांसफैट यानी कि वसा की मात्रा को जो है 5% से घटाकर 3% कर दिया गया है। ये जो है हमारा ये टॉपिक है, अगला टॉपिक। और इस टॉपिक में जो है फ्रेंड्स यूपीएससी सिलेबस से जो है यह टॉपिक जीएस पेपर 3 से जो है रिलेट करता है। जीएस पेपर 3 से इसका संबंध है। और इसमें जो विषय खंड है जीएस 3 में, इस विषय खंड का नाम है इसे इशूज जो है रिलेटेड टू हेल्थ, यानी कि वैसे इशूज जो कि हेल्थ से रिलेटेड है वो जो है यूपीएससी सिलेबस की बात करें तो मेंस के सिलेबस में जो है ये जीएस पेपर 3 में कवर किए जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड इशूज। तो उसी में जो है आज का टॉपिक है FSSAI ब्रिंग्स डाउन ट्रांसफैट लेवल इन फूड 5% से 3%। तो इसको जो है विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से जो है हम लोग कवर करेंगे। जिसमें पहला बिंदु है, पहले इसके बारे में जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। उसके बाद इसके इफेक्ट के बारे में जानेंगे। फिर संशोधित विनियमन की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्या है।
उसके बाद ट्रांसफैट जो है, जिस ट्रांसफैट की इसमें बात कही गई है, जिसको 5% से घटाकर 3% किया गया है, वह क्या है। उसके बाद ट्रांसफैट के जो है स्वास्थ्य पर खतरे क्या है। तो चलिए देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो है खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेधाज्ञा विनियमन यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशन में संशोधन करते हुए तेल और वसा में जो है ट्रांसफैट एसी यानी कि TFA की मात्रा जो है वर्ष 2021 के लिए TFA की मात्रा जो है वर्ष 2021 के लिए 3% और 2022 में जो है 2% तक निर्धारित कर दिया गया है। यानी कि 2021 में जो है ट्रांसफैट में वसा की मात्रा जो होगी, ट्रांसफैट की जो मात्रा होगी वो घटाकर 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% निर्धारित किए। वर्तमान में खाद्य पदार्थों में ट्रांसफैट एसी यानी कि TFA का जो अन्वय स्तर है वो वर्तमान में 5% था, जो कि इस संशोधन द्वारा जो है 3% कर दिया गया है 21 के लिए और 2% 22 के लिए। इसके प्रभाव की बात करें तो संशोधित विनियमन रिफाइंड खाद्य तेलों, वनस्पति, ये आंशिक रूप से हाइड्रोनिकित तेल, उसके बाद मार्जरीन जो कृत्रिम मक्खन होता है, और बेकरी से संबंधित वस्तुओं तथा खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले अन्य माध्यमों जैसे कि वनस्पति वसा और मिश्रित वसा पर जो है ये सब लागू होंगे। तो इसके प्रभाव किसके कहाँ कहाँ पड़ेंगे, तो यह जो संशोधन है इसके प्रभाव पड़ेंगे वनस्पति यानी कि आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल, उसके बाद मार्जरीन यानी कि कृत्रिम मक्खन, और बेकरी से संबंधित वस्तुओं और खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले अन्य माध्यमों जैसे कि वनस्पति वसा यानी कि हम लोग जो तेल लेते हैं, डालडा, रिफाइन, फॉर्चून, सोया रिफाइन, उसके बाद अन्य जितने भी तेल है, मिश्रित वसा, इन सब पर जो है लागू होंगे। अब संशोधित विनियमन की आवश्यकता, तो संशोधित विनियमन की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में जानते हैं। तो ट्रांसफैट का जो संबंध होता है वो ट्रांसफैट का संबंध जो है दिल के दौरा पड़ने संबंधी जो है जोखिम में वृद्धि से है। यानी कि जितने शरीर में ट्रांसफैट की मात्रा बढ़ेगी तो दिल के दौरा पड़ने की जो है संभावना अधिक हो जाएगी और हृदय रोग से जो है मरने वाले की संख्या बढ़ेगी, तो उसके मरने वाले से जो है इसका संबंध होता है। WHO के अनुसार यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैटी एसिड के सेवन से, यानी कि जो औद्योगिक रूप से ट्रांसफैटी एसिड जो अगर हम अधिक मात्रा में खा रहे हैं तो वैश्विक स्तर पर जो है इससे प्रति वर्ष जो है लगभग 4 लाख मौत होती है TFA के कारण। WHO द्वारा वर्ष 2023 तक जो है TFA को वैश्विक उन्मूलन का जो है आह्वान किया गया है। ट्रांसफैट है क्या, ट्रांसफैट क्या है, तो ट्रांसफैट या ट्रांसफैट एसिड TFA सबसे हानिकारक प्रकार के वसा होते हैं जो हमारे शरीर पर किसी भी अन्य आहार से जो है अधिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। यह वसा जो है मानव निर्मित वसा है और इसका कुछ ही भाग जो है प्रकृति में निर्मित होता है। यह जो है ज़्यादातर जो है औद्योगिक रूप से बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है औद्योगिक रूप से, और इसका जो है कुछ ही भाग जो है प्रकृति निर्मित होता है। कृत्रिम TFA यानी कि ट्रांसफैट जो है तेल में हाइड्रोजन को प्रविष्ट कराकर उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कृत्रिम TFA जो है यह तेल में किस चीज़ को प्रविष्ट कराकर उत्पन्न किया जाता है, हाइड्रोजन को। यहाँ पे PT के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया में जो है तेल का स्वरूप शुद्ध घी और मक्खन जैसा हो जाता है। जहाँ तक प्राकृतिक TFA का प्रश्न है यानी कि नेचुरल TFA का प्रश्न है, तो यह मांस और पशु उत्पादों में जो है सूक्ष्म मात्रा में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसका औद्योगिक रूप से उत्पादन किया जाता है। हमारे भोजन में कृत्रिम ट्रांसफैट के सबसे बड़े स्रोत जो है हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेल या मार्गरीन है, जो कि हमारे भोजन में सबसे बड़े जो है कृत्रिम ट्रांसफैट के स्रोत हैं। अब देखते हैं कि ट्रांसफैट के जो है स्वास्थ्य पर खतरे क्या है ट्रांसफैट के स्वास्थ्य पर खतरे। तो विभिन्न अध्ययनों के अनुसार जो है ट्रांसफैट के रूप में ऊर्जा ग्रहण करने में 2% की वृद्धि हृदय रोग की संभावना में 23% की वृद्धि करती है। ये बात ध्यान रखना है कि बहुत सारे रिसर्च में ये पता चला है कि ट्रांसफैट के रूप में अगर हम ऊर्जा ले रहे हैं तो अगर 2% अधिक ऊर्जा लिए ट्रांसफैट के रूप में तो हृदय रोग में जो है संभावना 23% का बढ़ेगा। WHO द्वारा जो है एक अनुमान के अनुसार
इसके उपभोग से जो है कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी कि LDL, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, यानी कि लिपोप्रोटीन को जिसको खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, इसके स्तर में वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप जो है हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही यह जो है उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी कि HDL, LDL LDL और ये HDL है, यानी कि उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, इसके स्तर को भी कम करता है। इन्हें टाइप 2 मधुमेह यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि ये चीनी वाली बीमारी जो हो जाती है डायबिटीज़, तो टाइप 2 मधुमेह का जो है इसे मुख्य कारण माना जाता है, जो इंसुलिन प्रतिरोध से जो है जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो है ये फैट का जो है स्वास्थ्य पर खतरा है। उसके बाद बात करें तो मई 2018 में WHO ने 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से जो है औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए एक व्यापक योजना जो है रिप्लेस की शुरुआत की थी। किसने शुरू की थी? WHO ने। कब शुरू की थी? तो मई 2018 में थी। ये सब जो है PT के पॉइंट बनते हैं। और कब तक खत्म करने की बात कही? तो 2023 तक जो है बात कही। तो इसमें रिप्लेस जो WHO ने जो योजना की शुरुआत की, रिप्लेस योजना की, इस रिप्लेस में री का मतलब होता है रिव्यू, यानी कि औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा के आहार स्रोतों और आवश्यक नीति के परिवर्तन हेतु परिदृश्य की जो है समीक्षा। P फॉर प्रमोट, यानी कि स्वस्थ वसा और तेलों के माध्यम से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना, यानी कि किसको प्रमोट करना? तो प्राकृतिक रूप से जो है स्वस्थ वसा और तेलों के माध्यम से जो है औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना। L फॉर लेजिस्लेट, यानी कि औद्योगिक तौर पर उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए कानून या विनियामक कार्यवाही को लागू करना। उसके बाद A फॉर असेसेस, यानी कि A फॉर असेसेस मतलब खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैट सामग्री तथा लोगों द्वारा ट्रांस फैट के उपभोग का आकलन और निगरानी करना। C फॉर क्रिएट, नीति निर्माताओं, उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं और जनता के बीच जो है ट्रांस फैट के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना। E फॉर इन्फोर्स, नीतियों और विनियमों के अनुपालन को लागू करना। तो ये जो है रिप्लेस के टोटल फुल फॉर्म है, जिसको जो है WHO ने मई 2018 में लागू की, ताकि 2023 तक जो है औद्योगिक उत्पादन विश्व खाद्य आपूर्ति में जो है औद्योगिक उत्पादित वसा है उसे जो है उसे खत्म किया जा सके।